Good morning, friends. I hope you have done the homework. BRS के दो सम्स दिए थे होमवर्क के लिए, दोनों किए सॉल्व। एक था 10th और एक था 18th। कौन सा? 10th और 18th ही था ना? यस। लेट्स फर्स्ट चेक 10th। बोलो, मैं लिखता हूँ फटाफट, अमाउंट्स लिखता हूँ, आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच इट वाज? 18,60,000। क्या क्या ऐड किया आपने? 3,60,000, 2,50,000, 6,250 हो गया। आउटर कॉलम 6,16,250। सब टोटल इज 24,76,250। लेस क्या क्या होगा? 7,70,000, 1,000, 1,60,000। अच्छा, पहले तीन आइटम्स ऐड एंड बाकी चारों लेस है। टोटल 11,06,000। So what will be balance as per passbook? 13 lakh। आया क्या? 10 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। बहुत बेसिक है 10 मार्क के हिसाब से तो। एनी प्रॉब्लम? किए सबने सॉल्व? एवरीबडी? और कौन सा था? सेम ही था ना दे वो तो। चलो बताओ, रिवाइज्ड कैश बुक पहले बोलो, बैलेंस कितना था दिया हुआ? ओवरड्राफ्ट था क्या? 4062। डेबिट में क्या क्या आया? हाँ ना, अमाउंट कितने कितने? 15,000, 16,000 और 1,17,000। हम्म। क्रेडिट में 500 एंड 580। हाँ, और 1,40,000 और बैलेंस कितना आया? 11,242 आया क्या? Now this 11,242 is to be reconciled. 11,242 ऐड क्या क्या है? 13,14,000 एक ही है। 13,14,000 सब टोटल 13,23,242। 13,25,242 माइनस 20,000, 13,26,000, 13,26,000 और 13,46,000 निगेटिव आ रहा है, तो इट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। हाउ मच? 750। इट विल बी बैलेंस, हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक। किसी को कोई डाउट? जम गया? यस गाइज, पिछले 4-5 बैच से एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं और बहुत सक्सेसफुल हुआ है वो।
आपके बैच के साथ भी करेंगे। वी विल फॉर्म अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप, उसको अपन नाम देंगे टारगेट जून 2024, और उसमें मैं डेली बेसिस पे आपको टारगेट दूंगा। अब जैसे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, तो ये टॉपिक का रिवीजन करके इसके चार चार प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करने के रोज, और वो उस ग्रुप पे फोटो डालने के हर एक ने सॉल्व किए हुए। ओरिजिनल नोटबुक का फोटो नहीं डालने का, अभी क्लास में सॉल्व किए हुए का फोटो नहीं डालने का, वापस से सॉल्व करने का, डबल प्रैक्टिस होती है। एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ, तुमने पहले फोटो पहले ये ओरिजिनल नोटबुक का डाला तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तो टारगेट ग्रुप आज बनाते हैं अपन दोपहर में, उसमें सब लोग आ जाओ और फिर ये टारगेट स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्राइडे को बाई चांस विनोद सर डबल लेक्चर नहीं लेते तो फिर अपना टेस्ट रख देते बीआरएस का, बीआरएस टॉपिक हो गया है। अब पहले का भी ले लेंगे, चलेगा, दोनों कोई भी। ठीक है ना, कोई भी टेस्ट एक, तो अभी क्या टारगेट स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी, वो बहाने कंपलसरी सॉल्व हो जाएगा। यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस गाइज? श्योर? यस। So with this we finish with the topic of bank reconciliation statement. Let's start with next topic. अब आपका 11th में बीआरएस हुआ था नहीं हुआ था वो इरेलेवेंट हो गया, अभी पूरा सिखाया है, बेसिक से सिखाया है, तो आई होप अब आता है तुमको बीआरएस, कंसेप्ट भी अच्छे से दिमाग में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? यस। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे बीआरएस का मैंने बोला था आपको कि आईसीआई ने हर एग्जाम में बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे या तो 4 मार्क का नहीं तो 10 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरीली आया ही आया है हर एग्जाम में। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकली किसी भी टॉपिक में अकाउंट्स के, और कोई भी लेवल पे, इंटरमीडिएट रहो, फाइनल रहो या फाउंडेशन रहो, किसी भी टॉपिक में एरर्स तो आ ही सकते हैं ना। एरर हो गया, पार्टनरशिप का सम सॉल्व कर रहे हो, उसमें एरर हुआ है, तो आपको एरर दिया है तो रेक्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना। कैन वी कंटिन्यू विथ एरर्स आफ्टर नोइंग दैट इट इज अ एरर? एरर हो गया ये पता चलने के बाद एरर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो गलती हर एक से होती है, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान है तो गलती होगी, बट गलती हो गई तो उसको मालूम पड़ने के बाद सुधारना भी तो चाहिए, राइट? सो बोल तो इंसान है तो गलती होती है बोल के गलती होने के बाद में भी गलतियां करते रहो, ऐसे नहीं रहता, राइट? सो गलती अगर हो गई है तो उसको सुधारना भी चाहिए तुरंत। तो कोई भी टॉपिक में एरर्स आ सकते हैं ना, आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर 4 मार्क का या 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी एरर्स दिए जाएंगे, जहां कहीं एरर्स आएंगे वहां पे तुमको वो रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसमें से बहुत सारी चीजें जो मैं सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे वो आउटडेटेड होती जा रही है। मैन्युअल अकाउंटिंग खत्म होते जा रहा है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कुछ एरर्स ऐसे हैं जो मैं अभी सिखाऊंगा तुमको जो कभी हो ही नहीं सकते कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। डजेंट मीन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एरर्स होते ही नहीं है, मैंने बोला कि कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में होंगे ही नहीं। अब जैसे डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, बोलते अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड आर डिफरेंट। अब ये कंप्यूटर में एरर होएगा ही नहीं ना। कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप डेबिट अमाउंट डालते हो तो उतना ही क्रेडिट जब तक डालते नहीं,
एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होती ना। मैनुअल में क्या था, डेबिट में 500 लिखा ना, क्रेडिट में 5000 लिखा, ये पॉसिबल था ना मैनुअल में, राइट। ह्यूमन एरर पॉसिबल है वहां पे। कंप्यूटर में ऐसा होता नहीं ना, तुमने डेबिट 500 दिया ना, क्रेडिट 5000 लिख के एंट्री हो गई, कंप्यूटर तुरंत बता देगा कि भाई मिसमैच है, एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। बाई चांस अगर टैली ऑपरेट किया है या टैली मालूम है तो कभी एंट्री की क्या टैली में, तो चलता क्या अलग अलग अमाउंट लिखा तो डेबिट क्रेडिट का, यार एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होती तुम्हारी, बराबर ना। टोटलिंग के एरर्स हम देखते हैं, टोटलिंग जिसको हम कास्टिंग एरर्स बोलते हैं, कल आ रहा था अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। तो कास्टिंग एरर्स बोलते हो क्या, टोटलिंग के मिस्टेक। मैनुअल है तो होंगे एरर्स, लेकिन जब कंप्यूटर करेगा तो टोटल गलत आएगा क्या, वो एरर्स आएंगे क्या। तो बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, वो धीरे धीरे वो एरर्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में वो एरर्स नहीं होते। बट एनीवे, आप वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दिमाग में मत रखो, अभी तो अपने को थ्योरेटिकली समझना है ये टॉपिक क्या है, और थ्योरेटिकली जो जो एरर्स पॉसिबल है अकाउंटिंग में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली गाइज, बिफोर वी अंडरस्टैंड एरर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या रहते हैं, गलतियां, बेसिकली मिस्टेक्स बोल तो गलतियां। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी कम अक्रॉस मिस्टेक्स, हम बार बार मिस्टेक्स करते ही है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट, अकाउंटिंग एक्सेप्शन नहीं है, अकाउंटिंग में भी हम कॉमनली एरर्स देखते हैं, मिस्टेक्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 11th-12th में कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं था तुमको, तो आप जब भी अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेजर का टोटल लिए, ट्रायल बैलेंस का टोटल लिए, पी एंडल में तुमने प्रॉफिट ढूंढा या बैलेंस शीट का टोटल लिए, कभी ना कभी तो गलती हुई रहेंगी ना रे, होती है गलती, राइट। तो इट इज कॉमन दैट वी कम अक्रॉस टोटलिंग मिस्टेक्स। लिखना रहता है एक अमाउंट, लिख देते एक अमाउंट लिखना है, समझो अपने को फॉर एग्जाम्पल 66363, गलती से लिखते हो तो अपन लिख देते 73, बाय मिस्टेक हो जाता है, कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट बाय मिस्टेक 63 की जगह लिखते लिखते 73 हो जाता है। आज सवेरे की बात है, टुडे मॉर्निंग, आज की सवेरे की बात, मैं जल्दी रेडी हो गया और 1.5 घंटे का टाइम था मेरे पास क्लास आने के पहले, तो मैं बोला कि कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ के हो गया था, सब हो गया था, तो मैं बोला भाई चलो अकाउंटिंग करते हैं अपना खुद का ही। तो मैं अकाउंटिंग लेके बैठा, मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया ऑनलाइन, और मैं बोला बैंक स्टेटमेंट पे से टैली में एंट्रीज करते, एंट्री कर रहा था, एक एंट्री करते वक्त मुझे ध्यान में नहीं आया और मैंने गलत अमाउंट ले ली, और एंड में जब मंथ एंड का बैलेंस चेक कर रहा था तो पासबुक के बैलेंस में मेरे टैली के बैलेंस में 10 रुपए का फर्क आ रहा था। आज की सवेरे की बात है, मतलब 10 रुपए का फर्क काय का आ रहा है यार। फिर जाके सारे ट्रांजेक्शन चेक किए उस महीने के, तो ध्यान में आया कि एक जगह पे एंट्री करनी चाहिए थी एक अमाउंट की 720 रुपए कुछ तो था, 2,42,720, तो 2,42,710 की एंट्री कर दी मैंने, 10 रुपए मैंने कम टाइप किए टाइप करते वक्त। तो एरर्स कॉमन है, ऐसे होता है, तुम सिर्फ सॉल्व करते वक्त ही एरर्स होता है या तुम लिखते वक्त ही एरर्स होते हैं, ऐसे नहीं है। मैं अकाउंटिंग करते तो आज लाइव हुआ है ना मेरे साथ ही, बाद में ध्यान में आया कि ये डिफरेंस आ रहा है, तब ध्यान में आया कि एरर हुआ है। तो इट इज वेरी कॉमन दैट वी कम अक्रॉस सच एरर्स। कई बार ऐसे होता है कि इफेक्ट देना रहता है, एक अकाउंट में दिया जाता है दूसरे अकाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल से कैश रिसीव्ड फ्रॉम पाटिल, पाटिल नाम के एक पार्टी से कैश आया, गलती से तुमने वो पटेल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। पाटिल पटेल रिजेंबल होता है ना, सिमिलर है ना नाम, तो सिमिलर है तो कंफ्यूज हो गए तुम, और गलती से पाटिल के अकाउंट में इफेक्ट देने के बजाय तुमने पटेल के अकाउंट में इफेक्ट दे दिया। इट हैपेंस। 7-8 साल पहले एक एरर ने बहुत सताया था मेरे को, बहुत मतलब बहुत सताया, और जल्दी मिला ही नहीं मेरे को वो एरर। क्या हो गया था, मेरे HDFC बैंक में 2 अकाउंट है, पुराना जो अकाउंट है वो हिंगने खुर्द ब्रांच है सिंहगढ़ रोड पे, वहां पे ओपन किया हुआ है अकाउंट, और बाद में ऑफिस से नजदीक है बोल के नवी पेट में जो ब्रांच है HDFC की, वहां पे अकाउंट ओपन किया। मेरे खुद के अकाउंटिंग में टैली में दोनों अकाउंट है, ऐसे नाम दिया हुआ है मैंने, HDFC बैंक हिंगने खुर्द ब्रांच अकाउंट, HDFC बैंक नवी पेट ब्रांच अकाउंट। अब मैं, मेरे मेजर ट्रांजेक्शन अब नवी पेट में है, हिंगने खुर्द का सिर्फ नाम के लिए अकाउंट है, उसमें ट्रांजेक्शन है नहीं। अभी एंट्री करते वक्त क्या हो गया ना, एक एंट्री, एक ट्रांजेक्शन गलती से वो हिंगने खुर्द में चला गया, जाना चाहिए था वो नवी पेट में, बट अभी दिमाग से वो ध्यान में नहीं आया, वो स्किप हो गया एंट्री करते वक्त और वो गलती हो गई।
एंड पूरे साल की अकाउंटिंग मैंने कर ली, पूरे साल की अकाउंटिंग करने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस ही मैच नहीं हो रहा ना। अब क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो परेशान हो गया, मतलब बाप रे बाप। तो तब से मेरे को ये लर्निंग एक्सपीरियंस मिल गया है कि भाई मंथली टैली कर लिया करो, एक महीने का होने के बाद। तो कौन से महीने में, ये तो समझ में आया ना गलती अगर है तो। अभी हो क्या गया, मैंने पूरे साल की एंट्रीज कर दी है, अब कौन से महीने में गलती हुई है कैसे समझेगा, बराबर है। तो फिर मंथली मैंने जाके बैलेंसिंग्स देखे टैली में कितने हैं, फिर पासबुक में जाके देखा मंथली मंथ एंड को बैलेंस कितना है। फिर ध्यान में आया कि कोई तो एक महीने में सितंबर अक्टूबर में गलती हुई थी। वो सितंबर अक्टूबर के जाके ट्रांजेक्शन जब चेक किए तो ध्यान में आया कि अच्छा, ये इफेक्ट गया हिंगने खुर्द ब्रांच में एचडीएफसी के, जबकि वो ट्रांजेक्शन हुआ कहाँ है, नवीपेट ब्रांच में। तो ये गलतियां होते रहती है, इट इज कॉमन, सो वी कम अक्रॉस सच मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स होते हैं ना अकाउंटिंग में, वो मिस्टेक्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। मिस्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। आइदर दोज आर अनइंटेंशनल और दोज आर इंटेंशनल। अनजाने में अगर कोई मिस्टेक हो रहा है, बिना सोचे समझे अनजाने में अगर कोई गलती हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एरर, उसको बोलते एरर। अनजाने में हुई हुई गलती को बोलेंगे एरर। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर रेफर्ड एज एरर। इंटेंशनली अगर कुछ गलती कर रहे हो तुम, जानबूझ के सोच समझ के अगर कोई गलती हो रही है, उसको एरर नहीं बोलेंगे। अकाउंट्स में उसको फ्रॉड बोलते, इट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। ये ऑब्वियसली जानबूझ के अगर कर रहे हो तुम गलती, तो वो तो फ्रॉड हो गया ना। अनजाने में जो गलती होती है उसको एरर बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में अभी क्या सीखना है अपने को, एरर्स, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स के बारे में अपन सीखेंगे अभी। फ्रॉड भी आप सीखोगे जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, डजेंट मीन फ्रॉड कैसे करना सीखोगे। अगर फ्रॉड किया तो सीए का रोल क्या होता है, ऑडिटर का रोल क्या होता है, वो सीखोगे इंटरमीडिएट में आने के बाद ऑडिट सब्जेक्ट में। तुमको ऑडिट नाम का सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, उसमें सीखोगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या होता है व्हेन देयर इज अ फ्रॉड। तो इंटेंशनल मिस्टेक्स आर फ्रॉड, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर एरर्स। तो वी विल बी फोकसिंग इन दिस टॉपिक ऑन अनइंटेंशनल एरर्स, अनइंटेंशनल एरर्स। ओके, ये लिखा गया आपने, नीचे लिखो उसके। In our day-to-day accounting, in our day-to-day accounting, we commonly come across unintentional mistakes, unintentional mistakes in accounting. अच्छा ऊपर लिखा ना अकाउंटिंग तुमने, we commonly come across unintentional mistakes, full stop. Such unintentional mistakes, such unintentional mistakes in accounting are called as errors. Are called as errors.
following are types of following are types of commonly found errors in accounting. कितने लोगों ने ये टॉपिक नहीं सीखा हुआ 11th में? नहीं सीखा हुआ है? मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं सीखा है, मतलब तूने सीखा है और 2-3 लोगों ने सीखा हुआ है। चलो ठीक है। तू कौन से कॉलेज में थी सिखाया है ये टॉपिक? अच्छा, यहीं पे पुणे में ही थी, सिम्बाइसिस में। ओके। तू कौन से कॉलेज में था? वैलेंटाइन, न्यू, डॉन बॉस्को, उधर है ना वो, बॉम्बे पुणे हाईवे पे, वही ना, खड़की के पहले जो आता है, उधर भी है ना शायद एक डॉन बॉस्को, रास्ते में लगता है ना बॉम्बे पुणे हाईवे पे जाते वक्त। वही बोल रहा क्या? अच्छा, स्कूल भी है ना डॉन बॉस्को? स्कूल प्लस आगे जूनियर कॉलेज है क्या? अच्छा। सो विच पैटर्न इट इज? स्टेट बोर्ड और स्टेट बोर्ड है? टाइप्स ऑफ एरर्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने सिखाए? याद नहीं? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, errors of principles, last one is compensating errors, errors of omission, errors of commission, errors of principles and compensating errors. Let's understand each type. हर टाइप को पहले समझ लेते। फर्स्ट वन, नाम में उसका मीनिंग है, एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या? ओमिट करना मतलब भूल जाना, रह जाना, राइट।
So errors of omission are those errors where the transaction is omitted to be recorded either partially or fully. Errors of omission are those errors where transactions are omitted to be recorded either partially or fully. मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना ही रह गया. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना ही रह गया मतलब क्या? दो पॉसिबिलिटीज है. आधा अधूरा रिकॉर्ड हुआ या तो पूरा ही रिकॉर्ड नहीं हुआ. आई विल गिव यू एग्जांपल. लेट्स से तूने नाम क्या बताया था, भूल गया मैं कल. संदीप. संदीप. संदीप से संदीप से मुझे 5,000 रुपए आने हैं. संदीप इज माई डेटर फॉर 5,000 रुपीज. तो संदीप से मुझे 5,000 रुपए आने हैं. एक दिन क्या हुआ, शाम में थोड़ा सा लेट इवनिंग 8:30 पौने 9 बजे के करीब संदीप मेरे शॉप पे आया पैसे देने के लिए. और क्या हुआ कि मैं शॉप बंद करके निकल चुका था. शॉप बंद कर दी थी मैंने और मैं जा ही रहा था और रास्ते में मिल गया संदीप मेरे को. तो संदीप बोला कि अरे सर वो 5,000 रुपये देने थे इसलिए आया था मैं आपके. मैं बोला ठीक है ना, दे दे. अब शॉप बंद हो गई थी मेरी. शॉप बंद हो गई थी, उसने 5,000 रुपये मेरे को दे दिए. वो 5,000 रुपये मैं घर पे लेके चला गया. और नेक्स्ट डे आके मैंने एंट्री करनी चाहिए थी कि संदीप से 5,000 रुपये आ गए. अब घर पे गया, वो पैसे रख दिए. आई कंप्लीटली फॉरगॉट. कंप्लीटली मेरे दिमाग से बात ही उतर गई कि उससे पैसे आए बोल के भूल गया मैं. दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, फुल ओमिशन. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना डेबिट गया ना क्रेडिट गया. सो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ फुल ओमिशन. इसको बोलते फुल ओमिशन. दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, कि संदीप आया मेरे पास, उसने 5,000 रुपये दिए और शॉप बंद हो गया था. मैं घर पे लेके गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आने के बाद में मैंने कैश बुक में 5,000 रुपये जमा करने की एंट्री कर दी. आई रिकॉर्डेड इट इन कैश बुक. कैश बुक में मैंने 5,000 रुपये संदीप से आया बोल के लिख दिया. और दूसरा इफेक्ट संदीप के अकाउंट में भी तो देना था ना. एंट्री क्या पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट. तो मैंने कैश बुक में लिख दिया 5,000 रुपये आए. संदीप के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए ना. अभी क्या था, लेजर बुक जो थी वो कहीं और रखी हुई थी जिसमें संदीप का अकाउंट था. लेजर बुक कहीं और रखा हुआ था. तो कैश बुक में मैंने एंट्री कर दी और लेजर बुक में एंट्री करने वाला था, लेकिन कुछ तो मेरे को दूसरा काम आ गया और मैं वो लेजर की एंट्री करना भूल गया. तो संदीप के अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट देना रह गया. कैश बुक में आ गया बोल तो डेबिट इफेक्ट आ गया, क्रेडिट इफेक्ट देना रह गया. दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. बोल तो पार्शियली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना रह गया ना. सो फुल ओमिशन मीन्स नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट हैज बीन गिवन. ना डेबिट दिया ना क्रेडिट दिया, बोल तो ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड, पूरा की पूरा ही भूल गए. एंड पार्शियल ओमिशन मतलब आइदर डेबिट और क्रेडिट. और क्रेडिट, डेबिट दिया है तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट दिया है तो डेबिट नहीं. तो उस दैट विल बी कॉल्ड एज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. सो एरर ऑफ ओमिशन को अपन वापस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फुल ओमिशन, partial omission. Full omission, partial omission. What do you mean by full omission? Neither debit nor credit. दोनों भी इफेक्ट नहीं दिए तो फुल ओमिशन हो गया. पार्शियल ओमिशन, आइदर डेबिट और क्रेडिट.
समझ में आ रहा है? सो दीज आर कॉल्ड एज एरर्स ऑफ ओमिशन. So what are errors of omission? Errors of omission are errors where transaction is omitted to be recorded either fully or partially. फुल ओमिशन मतलब दोनों भी इफेक्ट देने रह गए, मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. और पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है पार्शियली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है और पार्शियली रह गया है. मतलब डेबिट दिया है तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट दिया है तो डेबिट नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन. एनी प्रॉब्लम गाइज? एरर्स ऑफ कमीशन. बहुत सिंपल मीनिंग है एरर्स ऑफ कमीशन का. एरर्स ऑफ कमीशन आर क्लेरिकल मिस्टेक्स. क्लेरिकल मिस्टेक्स. लिखना था 7,800, लिख दिया 8,700. इफेक्ट देना था पाटिल अकाउंट में, इफेक्ट दे दिया पटेल अकाउंट में. सेल हुआ था देशमुख को, रिकॉर्ड हो गया देश पांडे के अकाउंट में. तो ये सारे क्या है? क्लेरिकल मिस्टेक्स है. लिखना था डेबिट साइड में, गलती से लिख दिया क्रेडिट साइड में. टोटलिंग के एरर्स, कास्टिंग एरर्स जिसको बोल रहे थे अपन कल, कास्टिंग टोटली गलत हो गई, तो वो क्या होंगे? एरर्स ऑफ कमीशन. तो जो क्लेरिकल मिस्टेक्स है, क्लेरिकल मिस्टेक्स आर रेफर्ड एज एरर्स ऑफ कमीशन. टोटलिंग के एरर्स, गलत अकाउंट में इफेक्ट दे दिया, गलत अमाउंट लिख दी, राइट, बैलेंस गलत ढूंढा, बैलेंस लिया ही नहीं कहीं पे, तो ये सारे क्लेरिकल मिस्टेक्स है. दिस विल बी रेफर्ड एज एरर्स ऑफ कमीशन. वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स. Errors where accounting principles or policies or standards are not followed. अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. अगर आप ये सेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं करते हो, तो दीज विल बी रेफर्ड एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल समझ में आने के लिए अपने को अलग अलग टर्म्स डिस्कस करके समझने हैं. जैसे कि बाद में लिखना, आप अभी सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो, बाद में लिखना, मैं बाद में सिस्टमेटिकली लिखा के दूंगा आपको. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर. बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये, विच वी आर गोइंग टू हैव नाउ. मैं लिखा के बाद में देता हूँ आपको, अदरवाइज आपका ये ऊपर जो चार्ट बना रहे हैं ना आप, ये चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा. पहले ये चार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको लिखा के देता हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या रहता है मेरे को बताओ. वाह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल तो क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल तो क्या? रेवेन्यू मतलब स्मॉल अमाउंट्स. मतलब capital expenditure means expenditure incurred on fixed assets.
फिक्स्ड एसेट्स पे होने वाले खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, बेनिफिट ऑफ विच इज गोइंग टू एक्रू इन शॉर्ट टर्म. ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट अपने को शॉर्ट टर्म में होने वाला है. छोटे छोटे खर्चे का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता. अभी जैसे जैसे अपने पास अगर हम एकेडमी की बात करें तो रेंट का खर्चा सबसे बड़ा है, मेजर अमाउंट है रेंट का. या प्रोफेसर को जो हम पेमेंट दे रहे, प्रोफेशनल फीस जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हमारे पास, उनकी प्रोफेशनल चार्जेस, ये मेजर खर्चा है ना. तो फिर ये मेजर खर्चा है तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है क्या? ये रेवेन्यू एक्सपेंस ही तो है, राइट. सो छोटे छोटे खर्चे मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है. रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस बेनिफिट ऑफ विच इज गोइंग टू बी इन शॉर्ट टर्म. जिसका बेनिफिट अपने को शॉर्ट टर्म में होने वाला है, एक साल के अंदर जिसका बेनिफिट होने वाला है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस. और ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म में होने वाला है, मतलब फिक्स्ड एसेट पे हुआ हुआ खर्चा, फिक्स्ड एसेट खरीदने पे हुआ हुआ खर्चा, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं आपको कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, परफेक्टली दिमाग में बैठाने का अपने को ये दो टर्म्स आज. मैंने कार खरीदी, आई परचेस्ड कार, व्हाट विल इट बी? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों? तो कार मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है. कार इज फिक्स्ड एसेट फॉर मी, सो दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मी. अब ये कार हवा में उड़ती क्या? हवा भर के चलता क्या उसमें? पेट्रोल टैंक में. पेट्रोल टैंक में तो पेट्रोल ही भरना पड़ेगा, है ना. पेट्रोल डीजल जो भी है, तो ये पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट क्या रहेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रिकरिंग खर्चा है. एक बार पेट्रोल भरा दिया तो जिंदगी भर चलती क्या कार? वो पेट्रोल जब तक है तब तक ही चलेगी ना. तो शॉर्ट टर्म में मिलने वाला बेनिफिट है ना. तो कार परचेस्ड विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट petrol in that car or diesel cost in that car will be revenue expenditure. अच्छा मेरे को बताओ, वो कार को सर्विसिंग कराते हैं अपन, सर्विसिंग क्या रहेगा? रेवेन्यू खर्चा रहेगा. ऑब्वियसली इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ग्रॉस मिस्टेक यू आर मेकिंग. सर्विसिंग से लाइफ बढ़ती है या है वो मेंटेन होती है? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया उसने. अगर सेकंड हैंड बिल्डिंग है, तुमने खरीदी है और उसको तुम फर्स्ट टाइम पेंट करते हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. तुम्हारे लिए वो नया फिक्स्ड एसेट है ना. लेकिन अभी जैसे क्लासरूम है, ये क्लासरूम में अपन रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 साल में पेंट कराते फ्रेश लगने के लिए, तो वो खर्चा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो. दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सर्विसिंग की वजह से लाइफ नहीं बढ़ती है, वो लाइफ मेंटेन होती है गाड़ी की. समझो गाड़ी की लाइफ 10 साल की है, तो सर्विसिंग कराए तो 12 साल होता है क्या? तुमने सर्विसिंग नहीं कराया तो 10 से कम हो जाएगा. इफिशियंसी बढ़ी, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना, कार में आपने सीएनजी किट फिट किया बाद में, गैस किट, सीएनजी किट, उसकी वजह से इफिशियंसी बोल तो क्या है? फ्यूल का कंजम्पशन जो है, कॉस्ट तुम्हारी बच रही है ना उसमें, राइट. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा. दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. हाँ, क्या क्या? क्या मेरे को समझ नहीं, तो क्या कौन सा खर्चा? तो उससे क्या होता? इंजन को रिप्लेस कर दिया, हाँ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो एज गुड एज गाड़ी बदले जैसा ही है ना रे, इंजन बदल रहे बोल तो ऐसे क्या कर रहा है? हाँ. अब इतना मेरे को ये इंजन विंजन तो क्या बोल रहा, कौन सा वीट, मेरे को समझता तो साला मैं इंजीनियर हो जाता ना रे. साइंस का ना अपना बहुत पुराना झगड़ा है, बोला ना मैं पहले ही दिन. हाँ, वो लिटमस पेपर मैजिक शो करते थे, ब्लू का रेड, रेड का ब्लू, कभी झेपा नहीं मेरे को.
कौन से एसिड में कुछ तो डालते थे, फिर कलर बदलता, मेरे को लगता था कि मैजिक दिखा रहे क्या अपने को यार। नहीं झेपता नहीं था साइंस मेरे को ये। और वो तो तू तो ऐसा पॉइंट पे मेरे को ये कर रहा है जिसको लेके तो मेरा डिसीजन हुआ था कि कॉमर्स में जाना है। वो फिजिक्स में आता था मेरे को, फिजिक्स में मराठी मीडियम था ना मेरा। द्विघाती इंजिन और चतुर्घाती इंजिन। द्विघाती बोलतो 2 स्ट्रोक इंजिन एंड चतुर्घाती बोलतो 4 स्ट्रोक इंजिन। झेपाच नहीं मेरे को वो। उसी दिन डिसीजन लिया मैं, कॉमर्स। बेटर है कॉमर्स। क्या काय का इंजन किधर घात कर रहे हैं, क्या बोल रहे द्विघाती चतुर्घाती। और तो इंजन का एग्जांपल दे रहा मेरे को। जोक्स अपार्ट, व्हेन यू incur expenditure on acquisition, construction, purchase of fixed asset, it is called as capital expenditure. And day-to-day routine business expenditure, recurring business expenditure, benefit of which is going to accrue in short term, is called as revenue expenditure. मैं जो स्टाफ को सैलरी पेमेंट करता हूँ, ये क्या है? रेवेन्यू है ना। एक महीना तो उन्होंने सर्विस दी तो एक महीने का सैलरी पे करता हूँ मैं, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेवेन्यू है, मोबाइल का बिल रेवेन्यू है, शॉर्ट टर्म के लिए तुम यूज किए उसका पेमेंट कर रहे हो। ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अचानक सर आपको क्या हो गया, आप एरर ऑफ प्रिंसिपल सिखाते सिखाते उसमें कहाँ चले गए? डायरेक्टली लिंक्ड है इसीलिए उसमें चला गया। व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज accounted for as revenue expenditure, you are making principal error. It is error of principle। बोलते तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है बट गलती से तुम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहे हो, तो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे कब होता है सर? उल्टा भी हो सकता है। रेवेन्यू खर्चा है तुमने कैपिटल दिखा दिया, या कैपिटल खर्चा है तुमने रेवेन्यू दिखा दिया। अभी गाड़ी है, गाड़ी है तो पंक्चर हो गई गाड़ी, गाड़ी पंक्चर हो गई तो तुमने पंक्चर निकाला। हाँ? क्या है ये? रेवेन्यू है। बट तुम बोले नहीं नहीं सर ट्यूबलेस टायर है, 100 रुपए लग गए। 2 पंक्चर निकले, 200 रुपए लग गए। 200 रुपए लग गए पंक्चर के सर, तो 200 रुपए कैपिटलाइज करिए। कार अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू कैश अकाउंट 200 बीइंग पंक्चर। अब ये क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैन दिस बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द कार? कार के कॉस्ट में ऐड होगा क्या ये? नो। सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एरर है। आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन, और गलती से तुमने वो परचेसेस में रिकॉर्ड कर दिया। यू रिकॉर्डेड इट एज परचेसेस। विल इट बी एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन? नो, इट विल बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी परचेस की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तुम अगर परचेस में रिकॉर्ड करते हो तो गुड्स रिकॉर्ड कर रहे हो तुम। परचेस बुक याद करो, परचेस बुक फर्स्ट टॉपिक में सिखाया था। परचेस बुक और परचेस जर्नल इज मेंटेन टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स का परचेस हुआ तो परचेसेस में आता है। तुम अगर यार फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तुम उसको ले रहे हो परचेसेस में, दैट विल बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर है। So when capital expenditure is being treated as revenue expenditure or revenue expenditure is being treated as capital expenditure, you are violating the basic accounting principles. तुम accounting principles में गड़बड़ कर रहे हो। It will be error of principle। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे करियर के शुरुआत में 3 साल प्रैक्टिस किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और साइड बाय साइड टीचिंग भी करता था। तो 2003 की एग्जाम में मैं सीए बना, और 2004, 2005, 2006 ये 3 साल मैंने प्रैक्टिस किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड एट द सेम टाइम 2004 से ही मैं टीचिंग में भी आ गया था। दोनों चीजें तब मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था। मेरे एक क्लाइंट थे, और काफी बड़ा काम था उनका। प्रिंटिंग प्रेस थी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड। उनका ना मैं सिस्टम ऑडिटर था। बोलते मैं रेगुलर ऑडिट नहीं करता था ये अकाउंटिंग वाला। उनके यहाँ पे जो सिस्टम्स है फैक्ट्री में काम करने के, प्रिंटिंग प्रेस में, वो बराबर हो रहे कि नहीं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए क्या, ये चीजें मैं वहां पे कर रहा था, देख रहा था। नया नया क्लाइंट था, मेरे लिए भी नई नई प्रैक्टिस थी। और महीने का 2,000 रुपये उनका पेमेंट था, महीने का 2,000 रुपये। तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए, महीने के 2,000 बोल तो। क्यों तो मैं जहाँ रहता था, मेरा घर और मेरा ऑफिस एक ही फ्लैट में था। 1 BHK फ्लैट था, तो हॉल में मैंने ऑफिस किया था।
बाकी पीछे एक रूम और किचन था, वहां पे मैं रहता था। बैचलर था तब, अकेला ही था, एक दोस्त मेरा साथ में मेरा रहता था। तो उसका रेंट मेरे को 4,000 रुपये था। तो साला 2,000 रुपये एक ही क्लाइंट से आ रहे हैं, तो आधा रेंट तो निकल गया ना। अमाउंट उस टाइम पे बड़ी थी अमाउंट। आज भी कोई कम नहीं है 2,000 रुपये, बट उस टाइम पे तो बहुत मायने रखता था 2,000 रुपये। एक बार वो कंपनी का खासियत ये था कि पापा थे मैनेजिंग डायरेक्टर और बेटा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कंपनी में। बाप बेटे दोनों। हाँ। बेटा जो था वो बहुत ही आगाव था, बदमाश था, बहुत मस्ती करता था। तो पापा ने उसको लाइन पे लाने के लिए कंपनी डाल दी, प्रेस डाल दी कि तो चला। पापा जो थे एकदम डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये डरता था बेटा बहुत उनसे। बाकी पीछे बहुत मस्ती करता था, बट बाप के सामने चलती नहीं थी। एक दिन ये बेटे का शाम में मेरे को फोन आया 5 साढ़े 5 बजे, सुशील जी कहाँ हो आप? और मैं एक्चुअली बाल गंधर्व ऑडिटोरियम है ना, वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव का डांस परफॉर्मेंस था, डांस प्रोग्राम। तो मैं वहाँ गया था वो प्रोग्राम के लिए। मैं बोला मैं बाहर हूँ, थोड़ा प्रोग्राम में हूँ एक। नहीं नहीं नहीं, बोले सुशील जी अभी के अभी आप आओ। बोला नहीं आ सकता मैं अभी। बोले नहीं नहीं प्लीज़ आपको आना ही पड़ेगा कुछ भी करके। बोला क्या हो गया? मैं एक प्रोग्राम में हूँ, मैं नहीं आ सकता ऐसे। बोले नहीं नहीं प्लीज़ 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 आपको तुरंत आना ही पड़ेगा। अब वो इतनी बार मेरे को आना ही पड़ेगा बोल रहा है। अब मेरे भी नई नई प्रैक्टिस थी, नया क्लाइंट है, बोला यार बुला रहा है। मेरे को डाउट क्या आया, इनकम टैक्स की रेड वेड हुई कहीं की। इनकम टैक्स के लोग आए नहीं, इसको अब सुधर नहीं रहा, तो ये मेरे को बुला रहा। मैं बोला ठीक है आता हूँ। तब तो मेरे पास कार भी नहीं थी, जस्ट स्टार्ट किया ही था मैंने प्रैक्टिस। टू व्हीलर पे 7-8 किलोमीटर दूर था वो फैक्ट्री। मैं टू व्हीलर पे ड्राइव करके गया वहां तक। वहां गया, बाहर गाड़ी पार्क किया नीचे। वॉचमन को पूछा, मला कोणी आलेत का, बाहेरची कोणी लोक आली आहेत का? तो नाही सर कोणी नाही. म्हटलं कुठे डायरेक्टर? म्हणे वर बसलेत केबिन मध्ये. मैं गया ऊपर उसके केबिन में, मला काय झालं? अहो ते बघा ना म्हणे सुशील जी, टॅली मध्ये लॉस दिसतोय, टैली सॉफ्टवेयर में लॉस दिख रहा है। तो मैं उसके पास बोलता ऐसे चेहरे से देखा, बोला तो मतलब क्या, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा अकाउंटिंग थोड़ी करता, मेरा क्या संबंध है? तो बोले नहीं नहीं कल एमडी साहब आने वाले हैं, बोल तो पापा उसके। और बोले उन्होंने अगर लॉस देखा ना, तो बोले वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो प्लीज चेक करो, बोले क्या हुआ है, लॉस कैसे दिख रहा है इतना बड़ा अमाउंट। इतना दिमाग सरका था मेरा, तुमको बोलता हूँ। बट पेशेंस रखे मैंने, बोले जान दे भाई क्लाइंट है, बाद में देखते इसको, पहले क्या प्रॉब्लम है जाके देखते। जबकि मैं अकाउंटिंग देख ही नहीं रहा था, मैं तो सिस्टम का सब चेकिंग करता था। अकाउंटिंग मैंने की नहीं ना, मैंने चेकिंग किया था। वो बोला नहीं नहीं, बोले आप फाइनेंस मेरे पार्टनर हो, बोले यार आपको सब समझ में आता है, आप जाके देखो ना प्लीज क्या है। मैं गया। उस साल क्या हुआ था, वो प्रिंटिंग प्रेस में एक्सपांशन प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। उन्होंने एक इम्पोर्टेड मशीन बाहर से लाई थी, इम्पोर्टेड थी वो मशीन। वो इम्पोर्टेड मशीन का कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ रुपए था। इम्पोर्टेड मशीन का कॉस्ट 1 करोड़। हाँ। एंड वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए ना, वैसी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, बोल तो बड़ा प्रेस था वो, बड़ी बड़ी मशीन थी। तो वो हिसाब से उनको उनकी मशीन रूम पूरी बनानी पड़ी। मशीन रूम बनाने बोल तो पूरी एयर कंडीशन चाहिए थी, वो फर्नीचर पूरा चेंज करना पड़ा, इंटरनल कुछ चेंजेस करने पड़े। अब ये जो भी एसी बैठा है, इंटरनल चेंजेस किए, फर्नीचर बनाया, ये सारी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए थी। इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी के। तो मशीनरी किस लिए बनाया गया ना ये पूरा मशीन रूम। अकाउंटेंट ने क्या किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। वो कॉस्ट कितनी थी, अराउंड 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए की कॉस्ट उसने कहा डेबिट कर दी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को। अब देखो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, तुरंत ध्यान में आना चाहिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया, वो तो डायरेक्ट मेरा बी एंड एल हिट होता है। रिपेयर्स मेंटेनेंस कहाँ जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। पी एंड एल के डेबिट में जाएगा तो प्रॉफिट 40 लाख से कम हो गया ना डायरेक्ट। जबकि वो 40 लाख रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ही नहीं। इट शुड बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज होकर उसको एसेट में दिखाना चाहिए। हाँ उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन आएगा। अरे पर डिप्रिसिएशन कितना आएगा, आया तो भी 10%, बहुत हुआ तो 15% डिप्रिसिएशन। तो 40 लाख पे 10% भी पकड़ा तो 4 लाख रुपए ना। तो 4 लाख रुपए पीएनएल को डेबिट होने थे, उसके बजाय 40 लाख रुपए डेबिट हो गए, तो लॉस दिखेगा नहीं तो क्या दिखेगा?
मैं वो अकाउंटेंट को झापा इतना, बोला तेरे को समझ में नहीं आता, एसी लिए है तो एसी तेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता क्या रे? अब उसको तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा ना। वो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था, नहीं नहीं बोले सर रिपेयर्स मेंटेनेंस का ही पार्ट है ना। फिर मेरे को ध्यान में आया, बोला इसलिए वो अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये फर्क तो रहेगा ना। इतना फर्क तो रहना ही चाहिए, नहीं तो मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। फिर जाके वो बेटे को मिला, डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, बोला ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई है, ये ठीक करो सारे एंट्रीज, उसके वजह से लॉस दिख रहा है। थैंक यू सर आप आए, बोला आगे से बुलाना नहीं मेरे को, है ना। बोल तो इतनी छोटी सी बात थी, तेरे अकाउंटेंट को अकल नहीं, थोड़ा अच्छा अकाउंटेंट रख, नहीं तो मेरे को अकाउंटिंग दे अलग फीस दे के, मैं कर लेता, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, principally you are going wrong. Revenue expenditure being treated as capital expenditure, capital expenditure being treated as revenue expenditure. और एग्जांपल देता हूं आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल का। नवनाथ सर ऑफिस में है, नवनाथ को मैंने सैलरी पे की, आई पेड सैलरी टू नवनाथ, क्या एंट्री करनी चाहिए मैंने? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे की ना रे, सैलरी टू नवनाथ कैसे आएगा? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश एंट्री होनी चाहिए, क्यों तो मेरे लिए तो खर्चा है ना। मैंने गलती से बाय मिस्टेक नवनाथ को डेबिट कर दिया, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सैलरी आई डेबिटेड इट टू नवनाथ। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नवनाथ पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट देना चाहिए था, मैंने गलती से पर्सनल अकाउंट में डेबिट दे दिया। गाइज तुमको शायद ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत मेजर इफेक्ट हो गया। मेजर इफेक्ट ये हुआ, सैलरी को डेबिट करता तो खर्चा रिकॉर्ड होता ना, नवनाथ को डेबिट किया तो नवनाथ अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आ गया, नवनाथ के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया, बोलते हो मेरा डेटर बन गया, वो डेटर बन गया बोलते मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके बैठेगा वो, और ये दिखेगा कि उससे पैसा आना है, जबकि आना है क्या उससे पैसा? अरे मैंने उसको सैलरी पे की भाई, लोन नहीं दिया उसको, हाउ इट कैन बी डेबिटेड टू नवनाथ, इट शुड बी डेबिटेड टू salary account. This is error of principle. Instead of giving effect in nominal account, you give the effect in personal account. और एक एग्जांपल, तेरा नाम ऋषि, ऋषिकेश, ऋषिकेश ने एक्सपर्ट में एडमिशन लिया, ऋषिकेश पेड फीस टू एक्सपर्ट, क्या एंटर करनी चाहिए एक्सपर्ट के बुक्स में? लेट से उसने कैश में फीस पे की है, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, इनकम है ना हमारे लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। गलती से मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषिकेश अकाउंट, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग फीस अकाउंट आई क्रेडिटेड इट टू ऋषिकेश अकाउंट, ऋषिकेश को क्रेडिट किया, बोलता वापस पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, जबकि इनकम है तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अगर मैं इनकम को क्रेडिट करता तो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाता हो। अब क्या हो गया है ना, ऋषिकेश को क्रेडिट किया है तो ऋषिकेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट इज पेएबल ही इज क्रेडिटर, अब वो मेरे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाके बैठ गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि ऋषिकेश ने फीस भरी है तो मैंने क्या उसको वापस पे करना है क्या वो? बट अगर मैं ऋषिकेश को क्रेडिट करूंगा तो ऋषिकेश के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बोल तो क्रेडिटर बन जाएगा ना वो मेरा, इट विल बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपली यू आर गोइंग रॉन्ग। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो पॉलिसीज है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो दोज एरर्स विल बी कॉल्ड एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कहते का जपते का। So what are errors of principle? Errors where accounting principles or policies or standards are violated or are not followed, जो फॉलो नहीं हुए ऐसी जगह पे एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर और डिस्कशन करना है, लिखा के भी दूंगा, उसके पहले ये चार्ट कंप्लीट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेंसेटिंग एरर्स? errors or group of errors
Compensating errors are errors or group of errors which compensate wrong effects given by each other. एक दूसरी के गलतियों को कॉम्पेंसेट करने वाले एरर्स। बोल तो क्या सर? आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। मुझे ना 50,000 रुपए का रिसीट हुआ। आई रिसीव्ड 55,000 रुपीज। गलती से कैश बुक में लिखते वक्त मैंने 55,000 लिख दिया। हाउ मच आई रिसीव्ड एक्चुअली? 50, बट बाय मिस्टेक आई रोट 55,000 रुपीज रिसीट। कैश बुक में मैंने 55,000 लिख दिए। 50,000 लिखने के बजाय 55,000 हो गया बाय मिस्टेक। तो रिसीट 5,000 से ज्यादा हो गई। अब ये एरर यहीं पे खत्म हो गया। ये एरर, विच एरर इज इट? ये जो एरर है ये कौन सा है? एरर ऑफ कमीशन है। 50 की जगह 55 लिख दिया तो ये क्या क्लेरिकल मिस्टेक हो गई ना? दिस इज एरर ऑफ कमीशन। अब और एक एरर है जिसका पहले के एरर से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने ना एक 5,000 रुपए का पेमेंट किया था। आई हैड मेड अ पेमेंट ऑफ 5,000। बाय मिस्टेक आई रिकॉर्डेड इट ट्वाइस इन कैश बुक। वो 5,000 का पेमेंट मैंने कैश बुक में डबल रिकॉर्ड कर दिया। बोल तो रिकॉर्ड होना चाहिए था एक बार 5,000 रुपए, मैंने दो बार बोल तो 10,000 रुपए का एंट्री कर दिया ना क्रेडिट में। अब पहले एरर में क्या हुआ था? रिसीट 5,000 से ज्यादा था, दूसरे एरर में 5,000 से पेमेंट ज्यादा हो गया। कॉम्पेंसेट हो गया ना रे। मेरा कैश बैलेंस तो बराबर ही आएगा ना। एक एरर ने बैलेंस 5,000 से बढ़ा दिया, दूसरे एरर ने 5,000 से बैलेंस कम कर दिया, कि तो पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। कॉम्पेंसेट हो गए ना एक दूसरे की वजह से। These errors are referred as compensating errors. Errors or group of errors which compensate wrong effects given by each other. एक दूसरे के रॉन्ग इफेक्ट्स वो कॉम्पेंसेट कर देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स: एरर्स ऑफ omission, errors of commission, errors of principles and compensating errors. अपने को बहुत डिटेल में ये टॉपिक सीखना है। अभी सिर्फ आप मीनिंग समझो एरर्स का क्या है। तो एरर्स ऑफ ओमिशन आर दोज एरर्स वेयर transaction is omitted to be recorded either partially or fully. If the transaction is omitted to be recorded fully, means neither debit nor credit is given, it is error of full omission. If the transaction is omitted to be recorded partially, means either debit or credit is given, then those errors are errors of partial omission. What do you mean by errors of commission? Simple meaning clerical mistakes. All clerical mistakes are referred as errors of commission. Errors of principle are very important. Errors of principles are those errors where any of the accounting principles, any of the accounting policies, or any of the accounting standards are not followed. What do you mean by compensating errors? Errors or group of errors which compensate the wrong effects given by each other. जा रहा है दिमाग में? पक्का? मीनिंग समझ में आया सबके? नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअली रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना एरर्स को। ओवरऑल इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, इंडिविजुअल एरर तो है ही ना, तो उसको रेक्टिफाई तो करना ही पड़ता है। हाँ, अब हेडिंग लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर।
लिखो, revenue expenditure means revenue expenditure means day to day recurring expenses, day to day recurring expenses, comma, benefit of which benefit of which is expected to accrue is expected to accrue in short term, in short term. Next line, capital expenditure means expenditure incurred expenditure incurred on acquisition oblique construction or purchase of purchase of fixed asset, full stop. कंटिन्यू करो आगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्लूड capital expenditure also includes next line A, next line A, expenses incurred in bringing the fixed asset in bringing the fixed asset to its present location and condition. इसको क्या नंबर ए दिया था कि नंबर 1 दिया था? ए. नेक्स्ट लाइन बी, expenses incurred for improvement in the performance of the fixed asset, for improvement in the performance of fixed asset
ये समझना बहुत जरूरी है बेटा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया तो आप समझ गए कि फिक्स्ड एसेट पे हुआ हुआ खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब कौन सा? तो फिक्स्ड एसेट खरीदने का या एक्वायर करने का या कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके अलावा और क्या क्या था वो मैंने लिखा के दिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। लेट मी गिव यू एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल। हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे, फ्लैट खरीदा आपने, फ्लैट। तो फ्लैट का कॉस्ट क्या रहेगा? नहीं नहीं, क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। बट आपको वो फ्लैट आपके नाम पे रजिस्टर कराने के लिए गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस देने पड़ते। अब ये स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस जो पे करने पड़ते हैं वो भी तो खर्चा है ना। फिर वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? वो खर्चा किए बगैर वो एसेट तुम्हारे नाम पे रजिस्टर होता नहीं ना। तो वो तुम्हारा एसेट कब बनेगा? जब तुम ये खर्चा करोगे तभी वो तुम्हारा एसेट बनेगा, तभी तुम्हारा उस पर लीगल ओनरशिप आएगा। So this is the expenditure incurred. This is the expenditure incurred in bringing the asset to its present location and condition. तो वो तुम्हारा एसेट तभी बनेगा प्रॉपर्टी जब तुम वो चार्जेस पे करोगे। तो लीगली तुम ओनर बनते क्या? समझो मैं ऋषिकेश से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो सिर्फ ऋषिकेश को पैसे दे के काम हो जाएगा क्या? अरे भाई उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी मेरे को, गवर्नमेंट को रजिस्ट्री चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तब जाके वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर होगी। सो दैट कॉस्ट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अज्यूम करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती, बड़े बड़े अजम्पशन करके खुश होने का हमेशा। लेट्स से आई डिसाइडेड टू बाय अ फरारी। फरारी कार खरीदने का मैंने डिसाइड किया, राइट? हाँ, अरे साइकिल पे आता मैं रोज क्लास को। गरीब आदमी के पास कहाँ गाड़ी, कार भी नहीं है मेरे पास। देखा कभी मेरे को कार में? कुछ भी, कब देखा? कुछ भी। हट, लाया नहीं मैंने गाड़ी तो कहां से देखेगा? कहाँ? कौन से सिग्नल पे? कब? कौन सी गाड़ी थी? अपनी बैच चालू की हुए कितने दिन है? अच्छा, इग्नोर हिम। लेट्स अज्यूम कि मैंने फरारी कार लेने का डिसाइड किया। अज्यूम फरारी कार मेरे को बोलो इंपोर्ट करनी है, बाहर से आएगी, हवा में उड़ के आती है। वो पिक्चर में दिखाने के लिए रहता सिर्फ उड़ती वगैरह फरारी, ऐसे कुछ उड़ती नहीं रहती। लाना पड़ेगा ना इंडिया में। इंडिया में लाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट में लाना पड़ेगा। या तो एरोप्लेन से आएगा या तो शिप से आएगा। उसका कॉस्ट है ना। फुकट में आता क्या वो? गाड़ी में छोड़ दी, वो समुद्र में छोड़ दिया, तैरते तैरते आ गई। उसको कॉस्ट है ना। वो कॉस्ट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है। वो लाए, वो यहां तक आए बगैर कार का क्या यूज है? इजंट इट? अच्छा, इंडिया में जब आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो दिए बगैर कार मेरी होती है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है तुमको, वो कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ेगी। तो दैट कॉस्ट इज व्हाट? कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इंस्टॉलमेंट चार्जेस नहीं, वो इंटरेस्ट होता है। इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट करते, ज्यादा पेमेंट जाता, वो बोल रहा ना तू? हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस रे, तो इंस्टॉलमेंट बोला ना शायद। हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस, आ रहा हूं मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलमेंट, इसमें फर्क है। इंस्टॉलमेंट पे जब तुम खरीदते कोई चीज, तो तुम अभी प्रशांत सर बता रहे थे ना ईएमआई पे, तो इंटरेस्ट लगता ना। वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको कैपिटलाइज करने का दूसरा रूल है। वो तुम इंटर में जब आओगे तब सिखाऊंगा, आज नहीं, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है वो। राइट? तो इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलेशन का खर्चा। अभी मेरे को बोलो कि ये एसी का कॉस्ट क्या है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? फिक्स्ड एसेट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट मेरे को बोलो वो एसी को इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, बिना इंस्टॉलेशन के चलता है क्या वो? अब इमेजिन करो एसी लाके यहाँ रखा, देख के ठंडे लगते, कर ठंडे बज रहे सिर्फ देख के, ऐसे होता क्या? इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। इंस्टॉलेशन का कॉस्ट फिर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब पढ़ो वो ए पॉइंट जो लिखा के दिया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो तुम जब तक एसी इंस्टॉल करोगे नहीं वो वर्किंग करेगा नहीं ना। जो पर्पज के लिए खरीदा है वो पर्पज फुलफिल होगा क्या? इचलकरंजी में आई ओन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इचलकरंजी में, इचलकरंजी में कपड़े की लूम्स है सब उधर, कपड़े का काम है ना, यान बनता है, कपड़ा बनता है। तो आई हैव अ फैक्ट्री along with my partner there, लूम्स है, हाँ, पावर लूम्स है। तो कपड़ा बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ के जो मशीन्स है, 6 साल हो गए वो फैक्ट्री चालू होके। तो बेल्जियम से, यूरोप से वो मशीन लाई थी हमने, बेल्जियम से। अब मेरे को बोलो बेल्जियम से मशीन यहाँ आएगी, फुकट में आएगी क्या? चलो हमको मैन्युफैक्चरर ने बोला था, बेल्जियम वाले, कि हम तुमको जेएनपीटी, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में, मुंबई में वहां तक हम तुमको डिलीवरी देंगे, वहां से आगे तुम्हारे फैक्ट्री तक तुमको ले जाना पड़ेगा। तो वहां तक आ गए, मुंबई के पोर्ट तक शिप से आए वो सारे मशीन्स। वहां से वो लूम्स, लूम बोल तो मशीन ही रहता ना वो, तो वो लूम्स कंटेनर में डाल के, कंटेनर के कंटेनर पूरे ले जाने पड़े ना हमको फैक्ट्री तक हमारे। कॉस्ट है ना उसको, फ्री में होता क्या ये? नहीं। तो ये कॉस्ट क्या करूंगा मैं, कैपिटलाइज करूंगा कि रेवेन्यू ट्रीट करूंगा? कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। वो कॉस्ट के बगैर मशीन मेरे फैक्ट्री तक आएगी क्या? विल दैट बी इन वर्किंग कंडीशन? उतना नहीं, उतना नहीं। फॉरेन की मशीन थी, लेटेस्ट मशीन थी तब तक की वो, तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए भी तो कोई प्रोफेशनल बंदा लगेगा ना जिसको मालूम है। अब मैंने फैक्ट्री डाली, बोल तो क्या मेरे को इंस्टॉलेशन आता क्या? अब अपने यहाँ पे एसी बैठाया, बोल तो क्या एसी इंस्टॉलेशन मेरे को आता क्या? ये तो जो उसका एक्सपर्ट है वही करेगा ना। तो वो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए बॉम्बे से एक बंदा आया था, वो 4 दिन इचलकरंजी में रहा वहां पे, क्यों तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थे और वो सारे इंस्टॉलेशन को टाइम लग गया। 4 दिन वो रहा। 4 दिन का उसका रहने का कॉस्ट, उसका खाना पीने का कॉस्ट, खाने पीने का, उसके आने जाने का कॉस्ट हमको देना पड़ा, उसके प्रोफेशनल चार्जेस हमको देने पड़े। ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों तो ये खर्चा हुए बगैर मशीन इंस्टॉल ही नहीं होती, और मशीन इंस्टॉल नहीं होगी तो मशीन में से प्रोडक्शन होगा क्या? ऑल दिस कॉस्ट आर कैपिटल एक्सपेंसेस। तो सिर्फ फिक्स एसेट के परचेस कॉस्ट को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। इवन द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको उसके प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया जाएगा, ऑल दैट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जाते का कई डोक्यात समझ में आ रहा है? पक्का? कोई मशीन इंपोर्ट करने के लिए मैं फॉरेन गया, घूमने के लिए नहीं गया, मैं फैमिली टूर पे नहीं था, हॉलीडे पे नहीं था, मशीन खरीदने के लिए गया। तो आने जाने का कॉस्ट मेरे को मशीन के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा ना, ये तो मशीन के लिए गया था भाई मैं। समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट लिखा है मैंने, बी, क्या है वो? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट। अभी अपन इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते, तू जो बोल रहा था वो पॉइंट मेरे को बता। कलर करने से इंप्रूवमेंट होता है क्या? है वो मेंटेन होता है। ओरिजिनली जो एसेट था वो कलर दिया हुआ था कि नहीं था? था ना। ओरिजिनली जब तुम पहली बार बिल्डिंग बनाते हो तो कलर देते ही हो ना उसको, तो तब तुम उसको कैपिटलाइज करोगे पहली बार जब करोगे तब, फर्स्ट टाइम। बट जब रेगुलर बेसिस पे आप उसको कलर करते हो, पेंटिंग करते हो, तो वो कॉस्ट क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। जैसे मैंने बोला कि क्लासरूम जब पहली बार हमने खरीदा, फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग किया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट को बनाने के लिए किया गया खर्चा था। अब बट बाद में पेंट खराब हो गया बोल के उसको मैं नया पेंट दे रहा हूं, दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों तो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है क्या? परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। समझ के लो। गाड़ी का टायर बदला, कार के टायर बदले, कैपिटल या रेवेन्यू? बहुत बड़ा इसके ऊपर डिबेट है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे को बता,
नया गाड़ी जब लिया था तो नए टायर थे, तो जितनी लाइफ थी उतना लाइफ रहने वाला ना रे। तुमने बदले भी तो तुम्हारे टायर की क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी यूज कर करके, तुमने सिर्फ वो रिप्लेस किए। मेरे को बता, टायर बदलने से गाड़ी की लाइफ बढ़ती क्या? हाँ, गाड़ी की लाइफ बढ़ती? गाड़ी की लाइफ जो ओरिजिनल थी वो रहती। तुम्हारा परफॉर्मेंस जो रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए वो मेंटेन होता है सिर्फ, दैट इज जस्ट मेंटेन, राइट? सो ये खर्चा कैपिटलाइज करेंगे क्या आप? नहीं, दिस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्यों? तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ रहा है क्या? एग्जिस्टिंग जो रहता है वो नहीं बढ़ता। वही तुमको एक अलग यूनिक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल मैं पहले दिन से एग्जाम क्लास में देते आ रहा हूँ। और एक बार एग्जाम में कोइंसिडेंटली सेम एग्जांपल आया था जब सीपीटी था। सीपीटी में एमसीक्यूज थे ना, अकाउंट्स। अभी जैसा तुम्हारा मैथ्स इको एमसीक्यूज है, अकाउंट भी एमसीक्यूज था सीपीटी में। चारों सब्जेक्ट एमसीक्यूज थे तब। 200 मार्क का एक ही पेपर, एक ही दिन एग्जाम होती थी, सिंगल डे, 200 मार्क का पेपर। अकाउंट्स को सबसे ज्यादा वेटेज था, 60 मार्क्स का अकाउंट्स था, लॉ 40 मार्क का था, मैथ्स और इको 50-50 मार्क के थे, और एक ही पेपर 200 मार्क का। 2 घंटे फर्स्ट सेशन, फिर 1.5 घंटे का लंच ब्रेक, फिर 2 घंटे का सेकंड सेशन। सिंपल था वो एग्जाम कंपेरेटिवली फाउंडेशन के कंपैरिजन में। बट अच्छा हो गया फाउंडेशन आ गया, सीरियस बच्चे आए आप कोर्स में, तब कोई भी आ रहा था सीपीटी में, एमसीक्यूज था ना। तब वो एमसीक्यू एग्जाम में पूछा था। वो क्या था एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं जब पुणे आया ना, व्हेन आई केम टू पुणे, मल्टीप्लेक्स का कल्चर नहीं था। देयर वाज नो मल्टीप्लेक्स कल्चर। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे, सिंगल स्क्रीन। और सिंगल स्क्रीन थिएटर में तब मोबाइल भी नहीं थे। मोबाइल वोबाइल तो बहुत बाद में आया, मैं सीए बनने के इंटरमीडिएट में आने के बाद मोबाइल आया। मेरे को तो मोबाइल फाइनल में पास होने के बाद मिला, सीए बनने के बाद। तो मोबाइल नहीं थे। ऑनलाइन इंटरनेट विंटरनेट का तो कुछ सवाल ही नहीं आता। तो पिक्चर अगर देखना है तो तुमको या तो एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी। एडवांस बुकिंग, इतने थिएटर्स भी नहीं थे ना अभी जितने हैं। एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी। वो तो तुम्हारे लिए तो ये सब ऐसा कुछ तो अलग ही दुनिया लगती रहेंगी तुमको, मैं जो बोल रहा हूँ वो। एडवांस बुकिंग पहले करनी पड़ती थी। शाहरुख का अगर पिक्चर है, टिकट ही मिलता नहीं था। 3-3 4-4 हफ्ते, एक एक 1.5-1.5 महीना टिकट ही नहीं मिलता था। तो एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी। जब पुणे आया मैं, तो ये शिवाजी नगर में राहुल टॉकीज है, अभी भी है। राहुल 70 mm। राहुल सिटी प्राइड कर दिया शायद नाम उसका। पहला पिक्चर देखा था हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान। हाँ, 70 रुपए का टिकट निकाला था। मेरे दोस्तों ने बहुत गालियां दी थी मेरे को तब। मैं आगे जाके टिकट निकाला था सबका। बोले 70 रुपए का कोई देखता क्या पिक्चर? मतलब अब यहाँ पे रेट ही इतना है बालकनी का। अरे बोले यार, बालकनी में थोड़ी देखते, स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में नीचे बैठ के देखना पड़ता। नीचे वो रहता था ना। अब तुमको ये, तुमको मालूम ही नहीं है, टर्म्स ही नहीं मालूम, तो तुम्हारे लिए सब ये बोलो ना, दुनिया ही अलग है। बालकनी का रेट ज्यादा रहता था, नीचे ड्रेस सर्कल वगैरह ऐसे नाम दिए हुए रहते थे, उसके रेट टिकट के कम रहते थे। कि तो नीचे बैठ के देखना बोल तो स्क्रीन के नजदीक, स्क्रीन के नजदीक तो रेट कम, बालकनी बोल तो ऊपर से मस्त व्यू आता था, तो उसका रेट ज्यादा। मल्टीप्लेक्स कल्चर डेवलप हुआ बाद में। पहला मल्टीप्लेक्स जो पुणे में आया वो 2002 में आया शायद। ये सातारा रोड का सिटी प्राइड, सातारा रोड पे जो सिटी प्राइड है, तो वो आया पहले। धीरे 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 जो पब्लिक है सिंगल स्क्रीन थिएटर से मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट होने लग गई मूवी देखने के लिए। कि तो मल्टीप्लेक्स बोला तो क्या है ना, नहीं बोला तो भी ये जो नंबर ऑफ शोज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। ज्यादा स्क्रीन है तो एट ए टाइम 2 मूवी 3 मूवी चलते। 2 स्क्रीन भी है, तो पहले 2 स्क्रीन हुए सिटी प्राइड में, बाद में उन्होंने 4 स्क्रीन किए। तो जितने ज्यादा स्क्रीन है उतने मल्टीपल शोज हो सकते हैं ना, अलग अलग मूवीज। धीरे धीरे पब्लिक शिफ्ट होने लग गया। अब ये जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे इनको प्रॉब्लम आने लग गया ना। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इन पुणे वाज मंगला टॉकीज। मंगला टॉकीज बोलते कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन मालूम है, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग। हाँ, कॉर्पोरेशन के वहां पे जो टॉकीज है वो मंगला टॉकीज है, जो अब सिटी प्राइड हो गया वो भी, उसको भी मंगला सिटी प्राइड बोलते हैं। अब ये जो मंगला टॉकीज था, वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर्स इन पुणे। एट अ टाइम 1000 लोग बैठ के मूवी देख सकते थे, इतनी बड़ी कैपेसिटी थी उसकी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लेक्स आने के बाद अब सिंगल स्क्रीन में कोई जा ही नहीं रहा ना, लोग कम होने लग गए। क्यों? तो तुम एक ही मूवी चलाओगे, एक ही मूवी, और वो भी पुराने स्टाइल का वो थिएटर,
तो लोग कम होने लग गए। तो फिर मंगला ने क्या किया, सिंगल स्क्रीन पे से वो पहले ड्यूप्लेक्स बनाया, 2 स्क्रीन लाए, और अब शायद मेरे हिसाब से 4 स्क्रीन है, देर आर 4 स्क्रीन। अब मुझे भी बहुत साल हो गए मंगला में जाके, मल्टीप्लेक्स में भी। मुझे लास्ट मूवी देखा हुआ याद आता, ओरिजिनल OMG, ओ माय गॉड, वो पुराना वाला। हाँ, वो जब भी आया था तब देखा था आखिरी मूवी मैंने वहां पे, वो थिएटर में। अदरवाइज स्टूडेंट लाइफ में तो सारे मूवीज मैंने उसी थिएटर में देखे हुए, सिंगल थिएटर, सिंगल स्क्रीन जब था। अब मेरे को बोलो, सिंगल स्क्रीन से वो मल्टी स्क्रीन हो गया, तो इंटरनल सारे चेंजेस करने पड़े ना, तोड़फोड़ करनी पड़ी ना, 4 स्क्रीन बनाने पड़े एक स्क्रीन के, सिटिंग अरेंजमेंट पूरी बदली, सब कुछ नया करना पड़ा। इसका कॉस्ट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्यों कैपिटल? कैपिटल क्यों? परफॉर्मेंस बढ़ गया। अब बोलोगे परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सर? अरे, एक मूवी को देखने को आने वाले क्राउड, 4 मूवीज है एट ए टाइम, तो 4 मूवी को देखने को आने वाला क्राउड, इसमें फर्क है कि नहीं है? परफॉर्मेंस बढ़ गया ना आज। सो expenditure incurred on increasing the sitting capacity of a cinema hall is a capital expenditure। ये एमसीक्यू में पूछा था इंस्टीट्यूट ने। मेरे को इतनी खुशी हुई थी, मैं जो क्लास में एग्जांपल देता हूँ वो एग्जाम में आ गया। तो ये एग्जांपल मैं पहले से देता आ रहा हूँ, क्यों तो क्या रहता, स्टूडेंट लाइफ की कुछ यादें जुड़ी हुई रहती ना। अभी तो तुम नए नए हो स्टूडेंट लाइफ में, बट पुणे में जब आते हैं बाहर गांव से, तुमको तो भी बहुत एक्सपोजर मिला हुआ है भाई, मोबाइल वोबाइल, हमारे टाइम कुछ था नहीं ना, तो पूना लाइव बोलते एकदम ऐसे हमारे लिए जन्नत में आए जैसा था। अचानक इस नया सब दुनिया, और मूवी वूवी देखने को जाना, फिर किसके साथ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, थोड़ी यादें रहती है, राइट? ज्यादा डीप में मत जाओ। यादें जुड़ी हुई थी, तो यादें जुड़ी हुई थी, तो वो एग्जाम्पल मैं क्लास में देता था। तो एग्जाम में आया ये कि expenditure incurred on increasing the sitting capacity of a cinema hall is a capital expenditure। So that is expenditure incurred on improvement in the performance of fixed asset। अब ये इतना सब मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? टू अंडरस्टैंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। when capital expenditure is being treated as revenue expenditure, or revenue expenditure is being treated as capital expenditure, it results in error of principle। बोल। हाँ। लॉस। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में जाएगा वो, रेवेन्यू में जाएगा, P&L को डेबिट होगा। यस। कार का एक्सीडेंट हो गया, उसको ठीक कराया, तो परफॉर्मेंस बढ़ता थोड़ी है वो, उसको लाते हैं ना तुम, है उसी पे। ओरिजिनल से ज्यादा फिर कैपिटलाइज होगा, बट एक्सीडेंट के बाद जो उसको ठीक करोगे, ओरिजिनल से ज्यादा थोड़ी होगा रे। हाँ, अवंती मॉडिफाइड गाड़ी है, डीसी की, दिलीप छाबरिया की। डीसी नाम मालूम है ना? हाँ, मॉडिफिकेशन में बाप आदमी है। अवंती गाड़ी बनाई ना उसने, 2 सीटर। कैपिटलाइज होगा वो खर्चा। लिखो नेक्स्ट लाइन। when capital expenditure when capital expenditure is accounted as revenue is accounted as revenue, or or when revenue expenditure revenue expenditure is accounted as capital expenditure,
comma, it is referred as errors of principle. It is referred as errors of principle. लिखा? फुल स्टॉप. तो ये 4 टाइप के एरर्स है. एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. जा रहे दिमाग में सब? पक्का? यस. अब मेरे को बताओ, हाउ डू वी कम अक्रॉस द एरर्स? ये एरर्स हमको पता कैसे चलेंगे? इन जनरल 5 अलग अलग ऑकेजन्स अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन यू कम अक्रॉस द एरर्स. फर्स्ट वन इज व्हेन यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसमें कई सारे एरर्स पता चल जाते हैं. कैसे? अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? समरी ऑफ क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस. अगर वो टैली नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ टोटल्स, तो देर आर एरर्स. सो व्हेन यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस यू कम अक्रॉस द एरर्स. सेकेंड, व्हेन यू प्रिपेयर बीआरएस. जब आप बीआरएस बना रहे हो तब भी पता चलता है कि, तो क्यों? बीआरएस में क्या होता है? यू कंपेयर कैश बुक विथ पासबुक. तो हो सकता है ना कि पासबुक में जो इफेक्ट आया है तुमको ध्यान में आया कि तुमने कैश बुक में गलत कर दिया है. You will come to know. So when you prepare BRS, you come across the errors. When you regularly inspect books of accounts, on regular inspection of books of account, जैसे एक्सपर्ट के अकाउंट्स हर महीने को मैं एक बार जनरल गो थ्रू करता हूँ कि भाई पिछले महीने भर में क्या खर्चे हुए, तो उसमें भी मेरे को ध्यान में आता है कि अच्छा ये खर्चा गलत हो गया है, ये गलत अमाउंट लिखी गई है. तो ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू कम अक्रॉस द एरर्स. व्हेन देयर इज ऑडिट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऑडिट बोलते हो जब आप थर्ड पार्टी को, सीए को चेकिंग के लिए देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो तब भी तो उसको भी तो एरर्स पता चल सकते हैं ना. ऑडिट में सीए चेक करता है कि भाई तुमने जो ट्रांजैक्शंस किए वो बराबर अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है. सो व्हेन देयर इज ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू कम अक्रॉस द एरर्स. And one more occasion where you may come across the errors is, and that is very important, when there are settlement of personal accounts, debtors and creditors account. ऋषिकेश ने आके, नहीं संदीप ने आके मेरे को 5,000 रुपए दे दिए थे, बराबर ना? मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था. फिर बाद में क्या हुआ, मैंने फोन किया एक दिन ऋषिकेश को, मतलब ऋषिकेश वो 5,000 रुपए आने हैं, वो कब देगा? ऋषिकेश बोला सर दे दिए ना मैंने. ऋषिकेश नहीं रे, संदीप. संदीप को मैंने बोला कि 5,000 रुपए आने हैं, कब देगा? संदीप बोला दे दिए सर मैंने तो आपको. कब दिए? बोला सर याद करो सर, उस दिन शॉप बंद हो गई थी, आप घर जा रहे थे, मैंने दे दिए थे आपको. फिर मेरे को याद आया, बोला अरे हाँ बराबर है यार, तूने दिए थे. तो ये कब होगा? जब हमारा अकाउंट सेटलमेंट के लिए आएगा तब. सो व्हेन देयर इज सेटलमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, वी माइट कम अक्रॉस द एरर्स. ये अलग अलग ऑकेजन से व्हेन यू कम अक्रॉस द एरर्स. लिखो. Errors can be noticed oblique found out errors can be noticed oblique found out on the following occasions. On the following occasions. On the following occasions.
नंबर 1, on preparation of trial balance. On preparation of trial balance, number 2, on preparation of BRS. On preparation of BRS. Number 3, serial number 4, on inspection of books of accounts. 3, on inspection of books of accounts. On inspection of books of accounts. Number 4, on audit of books of accounts. On audit of books of accounts. Serial number 5, on settlement of debtors/creditors account. On settlement of debtors/creditors account. लिखा? ये हो गया बेटा बेसिक डिस्कशन एरर्स को समझने का. नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हेडिंग लिखो, इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस. Effects of errors on trial balance. एक टेबल बनाएंगे अपन और टेबल में इसके डिटेल्स लिखते हैं.
serial number, type of errors, difference in trial balance, no difference in trial balance. Before we write anything in this table, इस टेबल में कुछ भी लिखने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. Why does a trial balance tally? ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है? Very simple answer. There are two effects for every transaction because of double entry bookkeeping system. Every debit has got credit and every credit has got debit. हर डेबिट का क्रेडिट है, हर क्रेडिट का डेबिट है. उस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है. ठीक है, अब ये दिमाग में रखते हुए आंसर्स दो, तुमको फटाफट समझ में आ जाएगा कि क्या है ये टेबल. मैं लिखता हूं. नंबर 1, errors of omission. Under that A, full omission. B, partial omission. फुल ओमिशन में क्या हुआ? दोनों इफेक्ट नहीं दिए, ना डेबिट ना क्रेडिट. डेबिट भी नहीं दिया तो क्रेडिट भी नहीं दिया. सो विल दीज एरर्स क्रिएट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? फुल ओमिशन की वजह से डिफरेंस आएगा क्या ट्रायल बैलेंस में? नहीं आएगा, क्यों? तो डेबिट नहीं दिया तो क्रेडिट भी नहीं दिया है. सो नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस में टिक करो, इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा. पार्शियल ओमिशन आएगा. क्यों आएगा? डेबिट दिया है तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट दिया है तो डेबिट नहीं, तो मिसमैच आया ना डेबिट क्रेडिट का. डेबिट क्रेडिट का मिसमैच आया बोल तो देयर विल बी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को टिक करो. हेपते का काय करतोय आपण? नंबर 2, एरर्स ऑफ कमीशन. रुक जाओ, इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को. एरर्स डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एंड एरर्स where debit is not equal to credit. सब लोग मेरे पास ध्यान दो बेटा. चेक रिसीव्ड ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम पाटिल इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू पटेल अकाउंट. पाटिल से 5,000 का चेक आया, वो गलती से पटेल को क्रेडिट कर दिया. एंट्री होनी क्या चाहिए थी? चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पाटिल अकाउंट 5,000 5,000. उसके बजाय एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू पटेल अकाउंट 5,000. तो पाटिल की जगह पटेल को क्रेडिट गया. एरर ऑफ कमीशन है ना, क्लेरिकल मिस्टेक हो गया ना ये तो. अब मेरे को बोलो, पाटिल की जगह पटेल को क्रेडिट गया, बट अमाउंट तो सेम ही है ना डेबिट एंड क्रेडिट की. तो डिफरेंस आएगा क्या ट्रायल बैलेंस में? नहीं आएगा. सो एरर्स वेयर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा. समझते? एंड एरर्स वेयर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, बोल तो डेबिट इफेक्ट गया 500 और क्रेडिट गया 5,000. इट विल बी एरर ऑफ कमीशन, क्लेरिकल मिस्टेक है.
एक इफेक्ट 500 दूसरा 5000, तो विल इट क्रिएट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? यस। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, बोलो, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की वजह से डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या बेसिस पे बोल रहे हैं आप आएगा? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सैलरी पेड टू नवनाथ डेबिटेड टू नवनाथ अकाउंट, फीस रिसीव्ड फ्रॉम ऋषिकेश क्रेडिटेड टू ऋषिकेश अकाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट का मिसमैच हो रहा है क्या? क्यों डिफरेंस आएगा? क्यों डिफरेंस आएगा? कौन सा डिफरेंस? नहीं आया था, लॉस दिख रहा था। डिफरेंस नहीं आया था, लॉस दिख रहा था। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा क्या? पंक्चर निकाला 200 रुपए का, वो गलती से कार को डेबिट कर दिया, प्रिंसिपली गलत हो गया, बट डेबिट गया ना। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200, गलती से एंट्री हो गई कार अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। तो रिपेयर्स को डेबिट करने के बजाय कार को डेबिट किए, ये तुम्हारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, बट डेबिट इफेक्ट गया ना। गलत अकाउंट में गया लेकिन गया ना। तो मेरे को बताओ, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा क्या? मैंने नवनाथ को सैलरी पे की, तो नवनाथ को डेबिट कर दिया है, जबकि सैलरी को करना चाहिए था। गलत डेबिट हुआ है, अरे बट गया ना डेबिट, सेम अमाउंट का रिकॉर्ड हुआ है ना। तो विल इट क्रिएट डिफरेंस? नो। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट क्रिएट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। आ रहा है? लास्ट। एरर्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, नाम में जो उसका मीनिंग है, इन्होंने एक दूसरे के रॉन्ग इफेक्ट कॉम्पेंसेट कर दिए, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ भी रहेगा, तो वो नलीफाई हो जाएगा ना। तो विल सच एरर्स क्रिएट डिफरेंस? नो। नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कि तो कॉम्पेंसेट हो चुकी है रॉन्ग इफेक्ट्स। ये बताएगा? सबको समझा ये टेबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, only those errors, only those errors where where amount debited where amount debited is not equal to is not equal to amount credited comma create difference in trial balance, create difference in trial balance.
मेरे को बताओ कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं टेबल में? पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन बोल तो डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट दिया तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट दिया है तो डेबिट नहीं, तो मिसमैच हुआ। और एक कौन सा एरर है? एरर्स वेयर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, एरर्स ऑफ कमीशन। बोल तो सिर्फ ऐसे एरर्स जहां डेबिट क्रेडिट के अमाउंट सेम नहीं है वही ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। समझा? नंबर 2, और टैलीड ट्रायल बैलेंस और टैलीड ट्रायल बैलेंस does not mean does not mean error free trial balance, does not mean error free trial balance। क्या मतलब है ये लिखा है उसका? टैली हो गया बोल तो एरर्स नहीं है ऐसा नहीं होता। ऐसे भी एरर्स है जिनका इफेक्ट नहीं आता, डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। तो टैली भी हो गया ट्रायल बैलेंस, स्टिल इट मींस देयर माइट बी सर्टेन एरर्स इन इट, उसमें एरर्स हो सकते हैं। अगर ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा तो लिखने आएगा ट्रू एंड फॉल्स में आया अ टैली ट्रायल बैलेंस इज एरर फ्री ट्रायल बैलेंस, it is a false statement. Why it is a false statement? There are certain errors like errors of principle, errors of full omission, errors of compensation which do not create difference in trial balance. So even if certain errors might be there, the trial balance will still tally. So tally trial balance does not mean error free trial balance. तो trial balance tally हो गया तो खुश होने की जरूरत नहीं कि उसमें errors नहीं है, उसमें भी errors हो सकते हैं। One more point. A tallied trial balance or tallied trial balance only confirms the arithmetical accuracy, the arithmetical only confirms the arithmetical accuracy of the accounts बोल तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया बोल तो सिर्फ एक अरिथमेटिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी हो गई है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डजंट मीन कि उसमें गलतियां नहीं है, गलतियां अभी भी हो सकती है। कहते का अब तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा जब से बीआरएस स्टार्ट हुआ या इवन पहले टॉपिक में भी मैंने बार बार टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा के दिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो माई नोटबुक शुड बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। एक बार तुम मेरा स्टडी मटेरियल नहीं देखा तो भी चलेगा, मेरी नोटबुक अच्छे से करो। नोटबुक के बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, गारंटीड, गारंटीड 100%। बट उसके लिए पहले वो अच्छे से पढ़ना पड़ता। इतना सब लिखा के देखिए फायदा तभी होगा जब तुम इसको पढ़ोगे, जब इसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करोगे नहीं तो इसका कोई यूज नहीं। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? अभी तक समझाई हुई सारी चीजें क्लियर है? बिफोर वी कंक्लूड दिस लेक्चर एंड गो फॉर लंच ब्रेक, वन क्वेश्चन, लिखना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ। अभी अपने को रेक्टिफिकेशन समझना है। रेक्टिफिकेशन बोल तो गलती को सुधारना। एकदम बेसिक क्वेश्चन, जरूरी नहीं सिर्फ वर्कआउट्स की बात कर रहा हूं मैं, जनरल में पूछ रहा हूं। व्हेन शुड यू रेक्टिफाई द एरर? तुमने गलती कब सुधारनी चाहिए? जब पता चले तब तुरंत, इमीडिएटली आफ्टर यू कम अक्रॉस द एरर, इमीडिएटली व्हेन यू नोटिस द एरर, जब कभी गलती पता चल जाए एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड रेक्टिफाई इट। अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट। अकाउंटिंग में भी जो गलतियां हुई है, जैसे तुमको पता चला है कि ये गलती हो गई है तुमने उसको सुधार देना चाहिए।
एमसीक्यूज पैटर्न में एक बार आईसीआई ने बहुत कॉमेडी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, जब अकाउंट्स एमसीक्यूज पैटर्न में था सीपीटी में, तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एरर शुड बी रेक्टिफाइड ऑप्शन ए ऑन योर बर्थडे, ऐसा था ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर सी on preparation of trial balance, and option D as and when you come across the error. Which option is right? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना रे, गलती कब सुधारनी चाहिए, तो एज एंड व्हेन यू कम अक्रॉस दैट गलती, एज एंड व्हेन यू कम अक्रॉस द एरर यू शुड रेक्टिफाई इट, यू शुड नॉट वेट फॉर ईयर टू एंड, यू शुड नॉट वेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कोई चीज का वेट मत करो, तुमको पता चल गया नहीं गलती है तो तुमने तुरंत उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए। कहते हैं ये सारा डिस्कशन दिमाग में गया। मैं जानता हूँ ये पूरा थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा अकाउंट्स के प्रोफेसर से थ्योरी सीखने की आदत नहीं रहती ना, राइट, थोड़ी नींद आती है, हाँ हूँ शुरू हो जाता है। अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा। अभी तक तो मैं रेक्टिफिकेशन में गया ही नहीं हूँ, मैं अभी तक तो तुमको एरर से समझा रहा था। तो भाई खाना खाओ, चाय वाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, हाँ, और एकदम फ्रेश माइंड के साथ आओ, सो दैट रेक्टिफिकेशन में आपको सिखा सकूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।